Hello friends, I am Christopher from India, live in Tokyo. Welcome to my channel. तो आज का वीडियो में गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन राइस, राइस कल्टीवेशन, राइस कंज्यूमशन, राइस का खपत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और विशेषकर दोज हु आर कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर और जो विकसित रूप से करना चाहते हैं, एंड तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं जापानीज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन राइस से कि ये क्या पॉलिसी है, कब शुरू हुआ, कैसे, क्यों। जापान में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में राइस शॉर्टेज का समस्या आया। इस शॉर्टेज को लेकर बहुत बड़ा उपद्रव फैला पब्लिक के बीच, और इस उपद्रव को देखते हुए 1920 में 20 वर्षीय एक प्रोग्राम बनाया गया राइस शॉर्टेज को दूर करने के लिए। और 1921 में एक एक्ट के रूप में, राइस कंट्रोल एक्ट के रूप में ये पास हुआ और अभी ये लागू है। इस एक्ट के अनुसार 1921 राइस कंट्रोल एक्ट के अनुसार कुछ पॉलिसियाँ बनाई गई। उसमें है फूड सेल्फ सफिशिएंसी पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, इरिगेशन मेंटेनेंस पॉलिसी। तो देखिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम कैसे बना है। इरिगेशन सिस्टम का जब तोड़फोड़ होती है तो उनका मेंटेनेंस करना, और सब्सिडी का पॉलिसी, गवर्नमेंट सब्सिडी, जो कि होलसेल से गवर्नमेंट सब्सिडी ऊपर रेट में तय किया हुआ फिक्स है, जो कि वर्ल्ड लेवल का 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन अभी धान की खेती का उत्पादन में गिरावट आई है। एक कारण है एजिंग वर्कफोर्स, यहाँ का फार्मर्स का एवरेज एज 67 प्लस है। और दूसरा है गवर्नमेंट का इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जिसके तहत बहुत से एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। जापानीज गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए एग्रीमेंट बनाई है दूसरे देशों से, और वो एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इस एग्रीमेंट के अनुसार जापानीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पार्ट्स, होम अप्लायंस और ऑटोमोबाइल जैसे पार्ट्स को, ऑटोमोबाइल्स को
एक्सपोर्ट करती है और इसके बदले इंपोर्ट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को करना है। इस एग्रीमेंट में को हस्ताक्षर करने के पहले जब समझौता हो रहा था तब यहाँ के जो फार्मर्स एसोसिएशन है JA, इनका विरोध किया। फिर भी जापानीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसको प्राथमिकता दी और उसमें साइन किए। तो इसके बदले फार्मर्स को उनके लिए अलग पॉलिसी बनाए हैं, जो कि और दूसरे देशों से ये पॉलिसी बने हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी। एग्रीमेंट के अनुसार एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट करना है, जिसमें इंपोर्टेड राइस का खपत जापान में सिर्फ 2% है और बाकी इंपोर्टेड राइस का खपत या यूज कैसे किया जाता है बोलने से जापानीज साके बनाने में और क्रैकर के रूप में यूज किया जाता है और फिर यूनिसेफ के द्वारा दूसरे देशों को दे दिया जाता है, भेजा जाता है, जो कि अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी या वार में जो तहस नहस हो चुके होते हैं उन देशों को राइस ओवर सप्लाई का समस्या को दूर करने के लिए एंड गिव वे टू फॉरेन राइस इंपोर्ट। फिर जापान पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंदर एक खेत में हर एक साल राइस का खेती नहीं कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव किया जाता है या उस खेत में राइस के बदले और दूसरे फसलों का पैदावार किया जाता है, जैसे बीन्स, पीस या तेलन। इस नीति को जो ज़मीन मालिक हैं, लैंड ओनर्स हैं और स्वीकार करते हैं, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। कॉम्पेंसेशन उस एरिया और उपज के ऊपर निर्भर करता है। एग्रीकल्चर में एजिंग वर्कफोर्स और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को मद्देनज़र में रखते हुए सरकार एक दूसरा पॉलिसी बनाई है, कदम उठाई है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये मलेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कंबोडिया जैसे देशों से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार जापानीज गवर्नमेंट का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें इन देशों से स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है और एग्रीकल्चरल सेक्टर या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रेनी के रूप में भेजता है। वहाँ पे शिक्षा लेते हैं और पॉलिसी है कि वे मस्ट गो बैक टू देयर ओन प्लेस। ये रहा सरकार का नीति। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, वो है राइस कल्टीवेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन राइस को ध्यान में रखते हुए